तो आज हम एक ऐसे आइडिया की पड़ताल करने वाले हैं जो मतलब सुनने में तो बहुत सरल लगता है। हाँ, पर शायद अमल करने में सबसे मुश्किल है। बिल्कुल, खुद पर यकीन करना। हम्म। हम अक्सर सुनते हैं बिलीव इन योरसेल्फ, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? हम्म। आज हम जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ के सोर्सेस को आधार बनाकर इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि हमारा दिमाग कैसे हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों हो सकता है। सही बात है। और फिर जानेंगे कि इस अंदरूनी लड़ाई को जीतने के लिए मर्फी के हथियार क्या हैं। हाँ, और मर्फी का जो न्यू थॉट आंदोलन था वो उस दौर के लिए बहुत क्रांतिकारी था। अच्छा। आज हमें ये बातें शायद थोड़ी आम लगें, लेकिन आप सोचिए 19वीं और 20वीं सदी में ये विचार कि हमारे विचार हमारी हकीकत बना सकते हैं, ये पहली बार था जब साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को आम इंसान के लिए इस तरह जोड़ा जा रहा था। और मर्फी जो अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लिए इतने मशहूर है, वो इसी दर्शन को इस किताब में और भी प्रैक्टिकल बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। मर्फी की सबसे बड़ी बात है हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। हाँ। वो कहते हैं कि हम सबके अंदर एक विशाल मानसिक ऊर्जा का भंडार है जो हमारे 90% से ज्यादा व्यवहार और निर्णयों को कंट्रोल करता है, और हमें मतलब पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। मर्फी जिसे अवचेतन मन कहते हैं, आज के मनोवैज्ञानिक उसे शायद इम्प्लिसिट बिलीफ्स या ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न्स का एक मिला जुला रूप कहेंगे। ओके। ये हमारे दिमाग का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है। ये हमारी आदतें, हमारी सहज प्रतिक्रियाएं और सबसे जरूरी हमारे गहरे विश्वासों को चलाता है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड को लगता है कि वो चार्ज में है। हाँ, कि हम फैसले ले रहे हैं, लेकिन असली ड्राइवर तो अवचेतन ही है। और यही बात थोड़ी डरावनी भी है ना। सोर्स में एक उदाहरण है कि अगर किसी के अवचेतन मन में ये बैठ गया है कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी ही जाएगी। ये कैसे काम करता है? ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का क्लासिक केस है। अच्छा। अगर आपका अवचेतन विश्वास है कि आप सफल नहीं होंगे, तो आप अनजाने में ही खुद को सैबोटाज करेंगे। आप शायद एक जरूरी मीटिंग के लिए देर से पहुंचेंगे या किसी बड़े अवसर को ये सोचकर छोड़ देंगे कि अरे मैं इसके काबिल नहीं हूं। आपका चेतन मन इसके लिए बाहरी कारण ढूंढेगा, जैसे ट्रैफिक बहुत था या ये जॉब मेरे लिए सही नहीं थी। लेकिन असल में आपका अवचेतन मन बस अपने गहरे विश्वास को सच साबित कर रहा था। वो आपको असफलता के एक लूप में फंसा देता है। तो फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम कैसे किया जाए? इस शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए मर्फी क्या रास्ते बताते हैं? मर्फी 3 मुख्य तकनीकें देते हैं। पहली है विजुअलाइजेशन। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि अपने मन में मनचाहे नतीजों की एकदम साफ, डिटेल्ड और भावनात्मक तस्वीरें बनाना है। ओके। और ये दिलचस्प है क्योंकि आज का न्यूरोसाइंस भी इसे सपोर्ट करता है। जब हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा दिमाग असल में वो न्यूरल पाथवेज बनाना और मजबूत करना शुरू कर देता है जो उस काम को असल में करने के लिए जरूरी है। अच्छा। तो ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये दिमाग की वायरिंग को बदलना है। मतलब ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल है, जैसे कोई एथलीट अपने प्रदर्शन से पहले करता है। बिल्कुल। दूसरी तकनीक है एफर्मेशंस। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, बहुत से लोग इसे आजमाते हैं पर नतीजा नहीं मिलता। क्या सिर्फ मैं अमीर हूँ दोहराना काफी है, जबकि आपका बैंक अकाउंट कुछ और ही कह रहा हो? ये खुद से झूठ बोलना नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और मर्फी भी कहते हैं कि सिर्फ मैकेनिकल तौर पर शब्द दोहराने से कुछ नहीं होगा। तो फिर करके सीधे अवचेतन तक पहुंचना है। जब आप बार बार एक विचार दोहराते हैं, खासकर सोने से ठीक पहले या उठने के ठीक बाद, जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, तो धीरे धीरे वो विचार आपके गहरे विश्वास का हिस्सा बनने लगता है। ये झूठ बोलना नहीं है, यह एक नए सच को स्थापित करना है। और यहीं पे तीसरी तकनीक ध्यान या मेडिटेशन काम आती है। कैसे? ध्यान आपके मन को शांत करता है, उस शोर को कम करता है और आपको उन गहरे सीमित करने वाले विश्वासों तक पहुंचने का रास्ता देता है जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। तो अगर हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है और उसे रीप्रोग्राम करने के तरीके भी हैं, तो फिर वो कौन सी चीज है जो इसे हमारे खिलाफ काम करने पर मजबूर करती है? मर्फी के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण है आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट। बिल्कुल। वो अंदर की आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा। बिल्कुल। आत्मसंदेह उस ऑपरेटिंग सिस्टम का वायरस है। यह हमारे हर एक्शन पर एक ब्रेक लगा देता है, और इससे निपटने के लिए अफर्मेशंस को बहुत प्रभावी बताया गया है
लेकिन सही तरीके से। ओके, तो सही तरीका क्या है? मर्फी सुझाव देते हैं कि ये कथन 3 शर्तों को पूरा करें: विशिष्ट, व्यक्तिगत और सबसे जरूरी वर्तमान काल में। वर्तमान काल में मतलब ये कि मैं एक दिन आत्मविश्वासी बनूंगा कहने के बजाय मैं सक्षम और आत्मविश्वासी हूं कहना ज्यादा शक्तिशाली है। आई विल बी भविष्य में है, जो बताता है कि आप अभी नहीं हैं। अच्छा, आई एम आपके अवचेतन को संदेश देता है कि ये आपकी वर्तमान सच्चाई है। इससे ये विश्वास पक्का हो जाता है कि ये गुण पहले से ही आपके अंदर हैं। मुझे ये मानसिक रिहर्सल वाला आइडिया बहुत दिलचस्प लगा। ये सिर्फ सोचने से कहीं ज्यादा है। ये लगभग उस अनुभव को पहले से जीने जैसा है। हाँ, खुद को एक मुश्किल इंटरव्यू में आत्मविश्वास से जवाब देते हुए कल्पना करना, या किसी प्रेजेंटेशन को सफलतापूर्वक देते हुए देखना। और सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उस सफलता से जुड़ी भावनाओं को महसूस करना, वो राहत, वो खुशी, वो गर्व। बिल्कुल, ये आपके अवचेतन को सफलता के पैटर्न के लिए तैयार करता है। और इसमें 2 और जरूरी बातें हैं। एक, खुद को ऐसे लोगों के बीच रखना जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। एक सपोर्टिव नेटवर्क आपके उस भीतरी आलोचक की आवाज को कमजोर कर सकता है। सही बात है। अगर आपके आसपास के लोग आप पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए खुद पर विश्वास करना आसान हो जाता है। और दूसरा, जिससे आज बहुत महत्व दिया जाता है, वो है आत्मकरुणा, यानी सेल्फ कंपैशन का अभ्यास। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलतियों के लिए बहाने बनाएं। इसका मतलब है कि जब आप असफल हों तो खुद के प्रति उतने ही दयालु बने जितने आप किसी दोस्त के प्रति होते। खुद को कोसने के बजाय। हाँ, खुद को कोसने के बजाय ये समझना कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। यहाँ से बात और भी गहरी हो जाती है। मर्फी विश्वास, अपेक्षा और कल्पना, यानी फेथ, एक्सपेक्टेशन एंड इमेजिनेशन की एक तिगड़ी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये तीनों मिलकर हमारी हकीकत को आकार देते हैं। चलिए, सबसे पहले विश्वास को समझते हैं। क्या ये सिर्फ धार्मिक विश्वास है? नहीं, मर्फी के लिए विश्वास का मतलब धार्मिक होना नहीं है। ये एक गहरा, अटूट, दृढ़ विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वो संभव है। ओके। ये विजुअल थिंकिंग या खोखली आशा से बहुत अलग है। ये वो अंदरूनी सर्टेनिटी है जो आपको तब भी एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है जब बाहरी दुनिया में कोई सबूत ना हो। ये मुश्किल समय में आपका ईंधन है। तो अगर विश्वास ईंधन है, तो अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हुआ जो उसे दिशा देता है। क्या खूब कहा, बिल्कुल। जब हम सकारात्मक नतीजों की उम्मीद करते हैं तो हमारा दिमाग अनकॉन्शियसली उन अवसरों और समाधानों को ढूंढने लगता है जो उस उम्मीद को सच साबित करें। अच्छा। मनोविज्ञान में इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हमारा दिमाग उन सबूतों को ज्यादा तवज्जो देता है जो हमारे मौजूदा विश्वासों से मेल खाते हैं। अगर आप उम्मीद करते हैं कि लोग मददगार होंगे तो आप उनके मददगार व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देंगे। और अगर आप उम्मीद करते हैं कि हर काम में अड़चन आएगी, तो आपका दिमाग आपको हर छोटी मोटी अड़चन को एक बड़ी बाधा के रूप में दिखाएगा। हमारी अपेक्षा हमारी हकीकत का फिल्टर बन जाती है। और फिर इस तिकड़ी का तीसरा और शायद सबसे जादुई हिस्सा है कल्पना, इमेजिनेशन। ये विचार कि हमारा दिमाग असलियत और बहुत स्पष्ट रूप से कल्पना की गई चीज के बीच फर्क नहीं कर पाता। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन ये न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। जब आप एक नींबू को काटने और उसे चखने की कल्पना करते हैं तो आपके मुंह में सच में पानी आ जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। आपका शरीर कल्पना पर प्रतिक्रिया दे रहा है। मर्फी कहते हैं कि ये सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है। स्रोत में वो किस्सा है एक व्यक्ति का जो सालों से अपनी नौकरी में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। उसने मर्फी की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक रचनात्मक माहौल में फलते फूलते देखने की कल्पना करना शुरू कर दिया। उसकी कल्पना ने एक नया ब्लूप्रिंट बनाया। उसके विश्वास ने उसे हिम्मत दी कि ये ब्लूप्रिंट सच हो सकता है, और उसकी अपेक्षा ने उसे उन छोटे छोटे अवसरों को पहचानने में मदद की जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर रहा था। जैसे ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट लेना या कोई नया कोर्स करना। धीरे धीरे इन छोटे छोटे कदमों ने उसे एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जो कुछ महीने पहले तक उसे असंभव लगती थी। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। विश्वास, अपेक्षा, कल्पना, अवचेतन मन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आता है, हम इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? हाँ, सोचने से हकीकत में बदलने का पुल कैसे पार करें? क्योंकि सिर्फ सोचना ही तो काफी नहीं है। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। मर्फी सिर्फ सोचने के बारे में नहीं बल्कि सोच के साथ काम करने के बारे में बात करते हैं। अच्छा। पहला और सबसे जरूरी कदम है एक्शनेबल प्लान्स बनाना।
एक बड़ा सपना जैसे मुझे एक सफल उद्यमी बनना है बहुत डरावना और भारी लग सकता है। हाँ, लगता है। इसे छोटे, प्रबंधनीय, यहाँ तक कि स्टूपिडली स्मॉल कामों में तोड़ना जरूरी है। जैसे आज मैं अपने बिजनेस आइडिया के बारे में 30 मिनट्स रिसर्च करूंगा, या आज मैं एक संभावित ग्राहक को ईमेल भेजूंगा। जब आप इन छोटे कामों को पूरा करते हैं तो आपको मोमेंटम मिलता है, एक छोटी जीत का एहसास होता है जो आपके विश्वास को और पुख्ता करता है। और इसमें दृढ़ता यानी परसिस्टेंस भी शामिल है। लेकिन मुझे लगता है मर्फी का मतलब सिर्फ लगे रहना नहीं है। ये सिर्फ एक ही दीवार पर बार बार सिर पटकना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंटेलिजेंट एडेप्टेशन है। मर्फी जोर देते हैं कि असफलताएं आएंगी, वो प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन वे अंत नहीं है, वे फीडबैक है। फीडबैक। हाँ, हर असफलता आपको बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा है। तो दृढ़ता का मतलब है उस फीडबैक से सीखना, अपनी रणनीति को थोड़ा बदलना और फिर से कोशिश करना। ये लचीलेपन और प्रतिबद्धता का एक कॉम्बिनेशन है। और शायद आखिरी और सबसे मुश्किल कदम है बदलाव को अपनाना। हाँ, एम्ब्रेसिंग चेंज। बदलाव अक्सर डर पैदा करता है क्योंकि यह हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। बिल्कुल। लेकिन मर्फी इसे विकास के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है अपने विश्वासों को अपने नए लक्ष्यों के साथ अलाइन करना। और इसका कोई व्यवहारिक तरीका? हाँ, पहले उस सीमित करने वाले विश्वास को पहचाने जो आपको रोक रहा है, जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ। दूसरे, उसे चुनौती दें। ये विश्वास कहाँ से आया? क्या ये 100% सच है? क्या कोई ऐसा समय था जब आप आत्मविश्वास से बोले हों? ओके। और तीसरा, उसे एक सशक्त नए विश्वास से बदलें, जैसे मैं हर बार अभ्यास के साथ एक बेहतर वक्ता बन रहा हूँ। और फिर इस नए विश्वास को एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस के जरिए अपने अवचेतन में स्थापित करें। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ का निचोड़ ये है कि व्यक्तिगत परिवर्तन 2 स्तरों पर होता है। एक है अंदरूनी काम, अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना, विश्वास बनाना और कल्पना का सही इस्तेमाल करना। और दूसरा है बाहरी काम, एक्शनेबल प्लान बनाना, दृढ़ रहना और लगातार एक्शन लेना। हाँ। और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एकदम सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर की कहानियां जो हम खुद को अपने बारे में बताते हैं, या तो हमें आगे बढ़ा सकती हैं या हमें एक अदृश्य पिंजरे में कैद रख सकती हैं। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और एक्शनेबल प्लान्स जैसे उपकरण हमें उस कहानी का लेखक बनने की शक्ति देते हैं, सिर्फ एक किरदार बने रहने की बजाय। वाह। ये पैसिवली उम्मीद करने के बजाय एक्टिव को-क्रिएटर बनने का निमंत्रण है। बहुत खूब। तो मर्फी की शिक्षाओं के अनुसार अगर महानता का बीज हम सभी के अंदर पहले से ही मौजूद है, तो वो कौन सा एक छोटा सा आज किया जा सकने वाला कदम हो सकता है जिसे उठाकर उस बीज को पोषित करना शुरू किया जा सकता है।